हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो अभी हमारा करेंटली चैप्टर चल रहा है दैट इज़ द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसकी जो है ऑलरेडी 3 लेक्चर्स जो है हो चुके हैं, तो आप उनको जाकर के देख सकते हैं। और जो हमारी थर्ड लेक्चर थी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, जैसे मैंने आपको बताया था। और आज की जो लेक्चर है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज के ही लेक्चर के दौरान ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो आज का लेक्चर बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, क्योंकि बहुत ही कम ही टॉपिक जो है वो बचे हुए हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, जिन्होंने भी अटेंड किया होगा, कि जो थर्ड लेक्चर था हमारा, उसके दौरान हमने जो पीजीआर था, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, उसको स्टार्ट कर दिया था। और ऑक्सिन और जिबरलिंस जो है कल वाली क्लास में ही, यानी कि हमारी थर्ड लेक्चर में ही हो चुकी है। और आज की जो क्लास होगी उसमें बाकी की जो 3 बचे हुए हार्मोन्स हैं उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ कल मैंने आपको क्या क्या बताया था। तो कल वाली क्लास जो थी उसमें सबसे पहले हमने आपको पीजीआर स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको बताया था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं वो क्या होता है। इसके बाद मैंने आपको उसकी डिस्कवरी के ऊपर बताई थी कि ऑक्सिन, जिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन जो होती है उसकी डिस्कवरी कैसे करी गई थी और कौन थे इन्वॉल्व उसमें। और इसके बाद मैंने आपको ऑक्सिन्स जो है उसको स्टार्ट कर दिया था। ऑक्सिन्स पे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि ऑक्सिन्स जो होता है वो सबसे पहले कहाँ से डिस्कवर्ड करी गई थी, ह्यूमन यूरिन से। और फिर मैंने उसकी फंक्शंस के ऊपर बात की थी, बहुत सारी फंक्शंस उसके अंदर थी। इनिशिएटिंग रूट जो होता है स्टेम कटिंग, उसमें उसके बाद प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ये प्रिवेंट करता है फ्रूट और लीफ ड्रॉप को अर्ली स्टेजेस पे, और ये प्रमोट करता है एब्सीजन को ओल्डर मैच्योर्ड लीफ और फ्रूट में। इसके बाद अपाइकल डोमिनेंस एक टॉपिक मैंने आपको बताया था, जिसमें क्या होता है कि अपाइकल पे बड आने की वजह से एक्सिल पे बड ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोसेस करी जाती है जिसको डीकैपिटेशन कहते हैं, जैसे कि एक्सिलरी बर्ड भी आती है, एक्सिल पे भी बर्ड आते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपाइकल डोमिनेंस जो होता है उसको रिमूव किया जाता है डीकैपिटेशन से। तो ये वाइडली यूज़ होता है टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग में। इसके बाद मैंने और जो फंक्शंस है वो बताया था कि ये इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पी टोमेटो में, और ये वाइडली यूज होता है एज अ हर्बिसाइड, और हर्बिसाइड वाले से क्वेश्चन आ चुका है 2,4D जो होता है, ये वाइडली यूज होता है टू किल दी डाइकॉट वीड। और क्वेश्चन अगर आएगा कि मोनोकॉट वीड पे क्या ये एप्लीकेबल है, तो ये मोनोकॉट वीड जो होता है उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके बाद ये इसका यूज़ होता है टू प्रिपेयर द वीड फ्री लॉन्स, और ये जाइलम डिफ्रेंसिएशन में को कंट्रोल करता है और हेल्प करता है सेल डिवीजन में। तो ये सारी चीज़ें थी, फंक्शंस थी हमारी ऑक्सीजन्स के ऊपर। और इसके बाद मैंने आपको बताया था जिबरलिन्स, और जिबरलिन्स जो है वो भी हमारा कल वाली क्लास में ही हो चुका था, उसको भी हम देख लेते हैं। टोटल अभी तक जो है 100 से ज़्यादा जिब्रेलिक एसिड जो है वो रिपोर्टेड यानी कि डिस्कवर हो चुका है फ्रॉम द फंजाई और हायर प्लांट से। लेकिन जिब्रेलिक एसिड 3 जो था वो पहला जिबरलिन था जो कि डिस्कवर्ड हुआ था। और इसके ऊपर फिर मैंने उसकी फंक्शंस के ऊपर बात की थी कि ये बेसिकली जो ग्रेप्स होते हैं उसकी लेंथ बढ़ाने में काम आता है। ये फ्रूट, जैसे कि एप्पल की बात कर ले तो इसकी शेप एंड साइज जो होती है उसको इलोंगेट और इम्प्रूव करती है। ये सेनिसेंस जो होता है उसको रोकता है, यानी कि जो फल होता है वो ज़्यादा टाइम तक जो है पेड़ों पे रह सकता है, जिससे कि उसकी मार्केट पीरियड क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है। जिब्रेलिक एसिड 3 जो होता है वो यूज़ होता है टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन द ब्रूइंग इंडस्ट्री। इसके बाद जो शुगर केन की स्टेम की लेंथ होती है वो बढ़ाती है, जिससे कि यील्ड बढ़ जाता है 20 टन्स पर एकड़। इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। और जुवेनाइल कॉनिफर जो होते हैं उस पर अगर हम जिब्रेलिक एसिड जो है जिब्रेलिन, वो अगर हम स्प्रे करते हैं तो उससे उसकी मैच्योरिटी पीरियड बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि वो जल्दी मैच्योर हो जाता है और जल्दी ही उसमें क्या होता है, सीड की प्रोडक्शन होने लगती है। इसके बाद लास्ट जो पॉइंट मैंने आपको बताया था दैट इज़ ये बोल्टिंग करवाता है, किसमें, रेजेट हैबिटेट जिस तरह की प्लांट्स में होती है उसमें, जैसे कि बीट, कैबेज और मेनी अदर प्लांट्स में, जिसमें रेजेट हैबिटेट देखने को मिलता है। तो बोल्टिंग का मतलब होता है इंटरनोडल इलोंगेशन। तो ये सारी चीज़ें हमारे जिबरलिन्स तक कल वाली क्लास में ही हो चुकी है। तो आज की जो क्लास है वो हम साइटोकाइनिन से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बाकी की जो 3 बचे हुए हैं, साइटोकाइनिन्स, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड, इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो साइटोकाइनिन्स जो होता है इसको डिस्कवर्ड किया गया था एज अ काइनेटिन। काइनेटिन जो होता है ये एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है एडेनिन का, और एडेनिन क्या होता है, एक तरह का प्यूरिन होता है, जो कि हम पढ़ेंगे दैट इज़ दी हमारा क्लास 12th की जो हमारी चैप्टर है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें जब हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे
जेनेटिक मटेरियल के बारे में, तब हम प्यूरिन, पिरिमिडिन इन सब के बारे में देखेंगे, जहाँ पे एडेनिन वगैरह नाम भी आता है। तो आप बस यहाँ पे ये याद रखिए कि ये डिस्कवर्ड हुआ था काइनेटिन के तरह, और ये मॉडिफाइड फॉर्म होता है एडेनिन का, और एडेनिन एक तरह का क्या है, प्यूरिन है, ठीक है। इसके बाद है ये काइनेटिन डिस्कवर्ड हुई कहाँ से थी, तो ये ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए जो है इससे डिस्कवर्ड हुई थी काइनेटिन। काइनेटिन जो होती है ये नेचुरली प्लांट्स में हमें नहीं देखने को मिलता है, तो इससे क्वेश्चन आया हुआ है और भी आ सकता है आगे भी। और जो सर्च होता है नेचुरल, जब नेचुरल साइटोकाइनिन्स जो है इसकी जब सर्चिंग हुई थी, तो इससे क्या हुआ था कि जीआरटी नाम की जो है जीआरटी नाम की केमिकल जो है इसकी भी आइसोलेशन हुई थी उसी दौरान, जब नेचुरल साइटोकाइनेज जो है इसकी सर्चिंग हुई थी। और ये हुई थी फ्रॉम द कॉर्न की कर्नल्स और कोकोनट की जो मिल्क थी उससे हमें देखने को मिला था, दैट इज़ जीआरटीन। और इसके साथ साथ और भी तरह के जो भी केमिकल्स हैं उसकी भी डिस्कवरी हुई थी उस दौरान, जब नेचुरल साइटोकाइनेज की डिस्कवरी हुई थी। नेचुरल साइटोकाइनेज जो है सिंथेसाइज होता है इन द रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर, जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन होता है, बहुत तेजी से जहाँ पे सेल डिवीजन होता है वहाँ पे हमें नेचुरल साइटोकाइनेज जो है वो सिंथेसाइज्ड देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करें कि अब हमारा जो रैपिड सेल डिवीजन होता है वो कहाँ कहाँ हो सकता है, तो रूट की जो अपाइसिस होती है वहाँ पे, जहाँ पे रूट अपाइकल मेरिस्टम होता है वहाँ पे फास्ट डिवीजन होता है। और उसके बाद डेवलपिंग शूट जो होता है, जो ग्रो कर रहा है नया नया, जो यंग फ्रूट्स होते हैं, उन सब के केस में क्या होता है, रैपिड सेल डिवीजन हमें देखने को मिलता है, तो वहाँ पे हमें नेचुरल साइटोकाइनेज देखने को मिलेगा। इसके बाद इसकी हम फंक्शंस के ऊपर बात कर ले, तो फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ये हेल्प करता है टू प्रोड्यूस न्यू लीफ, क्लोरोप्लास्ट इन लीफ, लेटरल सूट ग्रोथ, और जो एडवेंटिशियस सूट फॉर्मेशन होता है, मतलब बेसिकली हम सूट और लीफ से इसको हम याद रखेंगे कि शूट के अंदर कुछ भी हो रहा है तो इसको हम साइटोकाइनिन से याद रखेंगे, और लीफ का प्रोडक्शन करना, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट आना, ये सब चीज़ें भी साइटोकाइनिन करता है, तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। उसके बाद ये हेल्प करता है टू ओवरकम द अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस जो है जिसमें डिकैपिटेशन करी गई थी उसको कौन करता है, वो ऑक्सिन्स के केस में हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये क्या करता है, ओवरकम करता है, यानी कि अपाइकल डोमिनेंस जो है इसको क्या करता है, ये रोकता है, तो बेसिकली ये एंटागोनिस्ट होता है ऑक्सिन के। उसके बाद है हमारा तीसरा पॉइंट, दैट इज द प्रमोट द न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, हेल्प इन द डिले ऑफ लीफ सेनिसेंस। लीफ की जो सेनिसेंस होती है, मतलब यानी कि लीफ का जो झड़ना होता है उसको ये क्या कर देता है, रोक देता है, क्योंकि ये बेसिकली इसकी प्रमोटिंग वर्क होती है। इसके बाद हम बात कर ले, दैट इज़ इथिलीन। जो इथिलीन होता है हमारा, ये हमारा हमें पता है C2H4 है, और इसका मतलब केमिकल कंपाउंड नाम यानी कि स्ट्रक्चर, और गैसियस पीजीआर कहते हैं इसको, और ये सिंथेसाइज होता है लार्ज अमाउंट में बाय द टिश्यूज अंडरगोइंग सेनिसेंस एंड फ्रूट राइपनिंग। जो फ्रूट पकते हैं तो क्या होता है, हमने आपको कल भी बताया था कि इसकी जो डिस्कवरी हुई थी, ये जब पके हुए ऑरेंज जो है उसको जब बनाना के साथ रखा गया था, और बनाना जो रॉ था यानी कि कच्चा था, तो वो क्या हो गया था, उसमें से कुछ ऐसे केमिकल्स यानी कि ऐसे वोलाटाइल सब्सटेंस निकला था उस ऑरेंज में से, जो कि उस केला को भी पका दे रहा था। तो यही कहा गया है कि यहाँ पे राइपनिंग जो फ्रूट होती है, पकते हुए जो फल होते हैं उससे निकलने वाले सब्सटेंस होता है, और ये वोलाटाइल होता है, गैसियस होता है, तो उसमें हमें ये लार्जेस्ट अमाउंट में देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे तीसरे पॉइंट की, दैट इज इट हेल्प इन द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इन द सीडलिंग की जो हॉरिजॉन्टली ग्रोथ होती है उसमें हेल्प करता है, और स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस एंड अपाइकल हुक की फॉर्मेशन इन द डाइकोट सीडलिंग। ये सब हमें ऐसे डायरेक्टली वर्ड्स ही याद रखने हैं, पूरा का पूरा एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसके फंक्शंस के ऊपर बात कर लें, तो बेसिकली ये भी इसकी फंक्शंस ही है, लेकिन मैं इसको अलग से लिख रही हूँ। अब इसकी फंक्शंस के ऊपर मेन बातें हम याद रखते हैं कि ये इफेक्टिव होता है हमारे फ्रूट की राइपनिंग में, जैसा मैंने आपको बता ही दिया है। दूसरा, ये इन्हांस करता है रेस्पिरेटरी रेट को ड्यूरिंग द फ्रूट राइपनिंग। जब फ्रूट पकते हैं तो उसकी रेस्पिरेटरी रेट क्या करता है, ये बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि राइज होता है इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक जो है, इससे हमें याद रखना है इस इथाइलिन को, कि ये इसकी रेस्पिरेटरी रेट जो है उसको बढ़ा देती है। इसके बाद ये सीड एंड बड की डॉर्मेंसी जो है उसको ब्रेक करता है, और इनिशिएट करता है जर्मिनेशन इन द पीनट सीड, स्प्राउटिंग ऑफ द पोटैटो ट्यूबर्स। ये सारी चीज़ें भी यही करती है। रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन जो है इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और रूट हेयर का हमें पता है कि ये क्या करता है, रूट हेयर का मेन फंक्शन है कि ये वाटर की एब्जॉर्प्शन करती है, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाती है, रूट हेयर बेसिकली। और ये थी हमारी रूट हेयर की बातें। उसके बाद हमारी फिफ्थ पॉइंट आ गई, दैट इज़ द इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर
ये मतलब फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है, एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल के केस में फ्रूट सेट सिंक्रोनाइजेशन जो है उसको भी ये कवर करता है। उसके बाद ये इंड्यूस करता है फ्लावरिंग इन द मैंगो के केस में फ्लावरिंग जो है उसको ये इंड्यूस करता है। उसके बाद ये मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर होता है एग्रीकल्चर में। जो मोस्ट वाइडली यूज्ड जो पीजीआर यूज़ होता है खेतों में एग्रीकल्चर में वो बेसिकली यही होता है इथिलीन। इथिलीन जो होता है वो कॉमनली यूज़ होता है इथीफॉन के नाम से, जो कि हमें मार्केट में मिलता है। और इथीफॉन एक तरह का एक्वा सॉल्यूशन होता है जो कि रीडली एब्जॉर्ब, जब इसको हम क्या करते हैं डालते हैं तो ये रीडली एब्जॉर्ब होता है प्लांट्स के द्वारा और ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अंदर, और उससे धीरे धीरे करके मतलब थोड़ा थोड़ा करके स्लोली स्लोली इसमें से इथिलीन जो है वो रिलीज होता रहता है। कुछ और फंक्शंस की अगर हम बात कर लें तो इथिलीन जो है ये हैसन करता है, यानी कि बढ़ाता है फ्रूट की राइपनिंग इन द टोमेटो एंड एप्पल। टोमेटो और एप्पल के केस में जो है ये फ्रूट की राइपनिंग जो है उसको तेज़ी से बढ़ाता है। और उसके बाद है कि ये एक्सेलरेट करता है एब्सिशन इन द फ्लावर एंड द फ्रूट। फ्लावर और फ्रूट के केस में ये उसकी एब्सिशन यानी कि उसकी झड़ने को क्या कर देता है, एक्सेलरेट करा देता है, जिसको हम थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये प्रमोट करता है फीमेल का फ्लावर इन द कुकुम्बर के केस में फीमेल फ्लावर की जो है प्रमोशन कौन करती है, ये इथिलीन ही करती है, और ये जिससे क्या होता है यील्ड हमारा बढ़ जाता है। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी इथिलीन के ऊपर बातें, और आई होप कि आपको सारे के सारे फंक्शन जो है साथ साथ रिवाइज हो रहे हैं, लर्न हो रहे हैं। उसके बाद जो है हमारा लास्ट जो है पीसीआर वो बचा हुआ, दैट इज़ द एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है इसका रोल होता है इन द रेगुलेटिंग एब्सिशन एंड डोरमेंसी जो है, क्योंकि ये एक तरह का इनहिबिटर होता है। तो ये एब्सिशन और डोरमेंसी जो है उसको रेगुलेट करता है, एक्ट करता है एज अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड एन इनहिबिटर ऑफ द प्लांट मेटाबॉलिज्म, जो कि आपको पता ही है। ये इनहिबिट करता है सीड की जर्मिनेशन जो है, क्योंकि इनहिबिटर क्या होगा, सीड को जर्मिनेट वगैरह नहीं करने देगा, क्योंकि अगर ये सीड की जर्मिनेशन करने देगा तो मतलब ये प्रोमोटर हो गया, लेकिन ये एक तरह का इनहिबिटर है, इसलिए ये इनहिबिट करता है सीड की जर्मिनेशन को। इसके बाद ये स्टिमुलेट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा जो है, उसकी क्लोजर जो है मतलब उसको बंद कर देता है स्टोमेटा को। इंक्रीज करता है टॉलरेंस ऑफ द प्लांट टू वेरियस काइंड्स ऑफ, जितने तरह के प्लांट्स के अंदर जो भी स्ट्रेसेस होते हैं उसकी टॉलरेंस जो होती है उसको ये बढ़ा देता है, इसलिए इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। और इस पॉइंट से बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है, तो एब्सिसिक एसिड एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन होता है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द सीड जर्मिनेशन, मैचुरेशन एंड डोरमेंसी में। ठीक है, उसके बाद ये एंटागोनिस्ट होता है जिब्रेलिक एसिड के। एब्सिसिक एसिड क्या है, एंटागोनिस्ट है जिब्रेलिक एसिड के। तो ये सारी चीज़ें जो है ये फंक्शन होगी एब्सिसिक एसिड की। और आई होप जो है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और ये लेक्चर जो है ये 4th लेक्चर है, और इसके बाद जो है ये चैप्टर फिनिश भी हो चुका है, क्योंकि यहीं तक हमें पढ़ना है। वर्नलाइजेशन वाला टॉपिक वगैरह हमारे नीट की सिलेबस जो है उससे हट चुकी है, डिडक्ट हो चुकी है, तो हम उसको नहीं कवर करेंगे। ठीक है, तो अब जो है मैं या तो जूलॉजी स्टार्ट करूँगी क्लास 11th की, या फिर क्लास 12th की बॉटनी स्टार्ट करूँगी, और देखती हूँ मैं क्या स्टार्ट करने वाली हूँ। और आप अगर आपको ये सारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ सकते हैं, आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। और तब तक के लिए आप सारी चीज़ों को रिवाइज़ करते जाइए, क्योंकि जो है बॉटनी क्लास 11th का पूरा फिनिश हो चुका है, तो आप अच्छे से उसको रिवाइज़ करते जाइए। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।